तो देखो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व बन जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारे लिए, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि बहुत बार फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी आ जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। तो देखो इस कर्व की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, फिजिक्स में भी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो मान लो अगर कभी आपको इस तरह की फॉर्म मिले, इफ y प्रपोर्शनल 1/x, y प्रपोर्शनल 1/x, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर c/x, जहां पे c हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये जो कर्व होगा हमारा, दिस कर्व रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब जब भी y और x के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन आपको दिखे, y प्रपोर्शनल 1/x, उस केस में y और x के बीच में जो कर्व होगा वो कैसा कर्व होगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखने में कैसा होता है कर्व, उसकी बात हम कर लेते हैं। देखो y बराबर c/x है, इस तरह की जो इक्वेशन होगी वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। मान लेते हैं चलो c की वैल्यू 1 है, कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं c की वैल्यू कितनी है, 1, तो y बराबर 1/x हो गया। अब अगर ये y और x के बीच में मैं कर्व बनाऊं, तो देखो ये y और x के बीच में कर्व ऐसे आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे मान लो मैं x की वैल्यू 1 पुटअप करूं तो y भी 1 आएगा, x की वैल्यू 2 पुटअप करूं तो y की वैल्यू 1/2 आएगी, x की वैल्यू 3 पुटअप करूंगा तो y की वैल्यू 1/3 आएगी। तो एक बात समझो, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कर्व इस तरीके का आएगा, देखो इस तरीके का कर्व आएगा, है ना। y और x के बीच में जो कर्व होगा वो इस तरीके का होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों होगा, क्योंकि x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा। ऐसा सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है। तो ये y और x के बीच में क्या हो गया, कर्व हो गया, और यही कर्व हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। अब देखिए फिजिक्स से रिलेटेड मैं एग्जांपल्स भी समझाता हूं आपको। देखो मान लो एक इक्वेशन होती है हमारी फिजिक्स के अंदर जिसे बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। और आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV बराबर nRT, जहां P होता है हमारा प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ गैस, V होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, N होते हैं हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, है ना। वो अगर आपने सीखे हुए हैं नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता होगा मोल्स क्या होते हैं। नहीं भी सीखे हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हमें सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की स्टडी करनी है। R हमारा एक कांस्टेंट होता है जिसे गैस कांस्टेंट बोला जाता है, और T होता है टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस। अच्छा ये N और R जो होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। सोचो अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए, अगर टेम्परेचर भी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो ये PV का जो प्रोडक्ट होगा, देखो N ऑलरेडी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, अगर T भी कांस्टेंट हो जाए तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस पूरे कांस्टेंट की जगह एक नया कांस्टेंट मैंने लिख दिया C। तो देखो क्या आया, P बराबर C/V आया। तो अगर आप देखोगे तो P प्रपोर्शनल 1/V आया। तो P और V के बीच में अगर मेरे को कर्व बनाना है तो सोचो P और V के बीच में कर्व कैसा होगा, P और V के बीच का जो कर्व होगा वो होगा हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। P और V के बीच का कर्व हमारा कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, है ना। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। वो हमारी चलो आगे की बात है, लेकिन आप बात ये समझो कि P और V के बीच का कर्व टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पे कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो और कुछ बातें करते हैं। सोचो मैं आपसे कहूं कि एक कर्व मैं बना रहा हूं, मान लो कुछ ऐसा, P बराबर 1/V के बीच में, और एक कर्व मैं बना रहा हूं P बराबर 2/V के बीच में। दोनों केसेस में P और V के बीच का कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। P बराबर 1/V का कर्व भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, P बराबर 2/V का कर्व भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा।
लेकिन एक बात समझो आप, जैसे मैंने एक कर्व ये बनाया और दूसरा कर्व मैंने ये वाला बनाया, तो ये जो कर्व है वो किसका होगा, p बराबर 1/v का, ये कर्व होगा p बराबर 2/v का। आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके भी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि ओरिजिन से मतलब जितनी ज्यादा इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होगी, इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कर्व का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे इसमें p बराबर 2/v है, इसमें p बराबर 1/v है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म 1 है, इसमें कांस्टेंट टर्म 2 है। तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कर्व की ओरिजिन से जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो ये चीजें आप देख भी सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये p ले रखा है, ये v ले रखा है, समझो बात को, देखो हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं पूरा उसको। सोचो अगर मैं v की वैल्यू 1 रख दूं, अगर मैं v की वैल्यू 1 रख दूंगा तो p की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे यहां 1 आएगी, और यहां v की वैल्यू 1 रखने पे p की वैल्यू 2 आएगी। तो देखो v की वैल्यू 1 ये है, तो यहां एक p की वैल्यू मिल रही है और एक p की वैल्यू यहां भी मिल रही है। तो जिस कर्व में p की वैल्यू v1 रखने पर ज्यादा मिल रही है वो किसका कर्व होगा, p बराबर 2/v का कर्व होगा। तो देखो v की वैल्यू 1 रखी तो इस वाले कर्व में p की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, मतलब ये कौन सा कर्व होगा, p बराबर 2/v का कर्व होगा। ये कौन सा कर्व होगा, p बराबर 1/v का कर्व होगा। तो समझने वाली बात क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कर्व की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। देखो बच्चों और कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड। मान लो मैं आपको एक कर्व ऐसा बोल दूं, एक कर्व है y बराबर 1/x और एक इक्वेशन है हमारे पास y बराबर 1/x², है ना। देखिए अगर आप y बराबर 1/x का कर्व बनाएंगे तो y बराबर 1/x का कर्व ऐसा आएगा, और y बराबर 1/x² का भी मैं कर्व बनाऊंगा ना, तो y बराबर 1/x² का भी कर्व कुछ ऐसा ही आएगा। दिखने में दोनों कर्व जो होंगे वो एक जैसे से ही होंगे, 1/x का और 1/x² का कर्व दिखने में एक जैसा ही होगा, है ना। लेकिन उनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है थोड़ा, समझिएगा बात को। अगर पहली चीज मैं आपसे बोलूं इन दोनों कर्व में से कौन सा कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो वो कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा जो इस वाली इक्वेशन को फॉलो करेगा। y बराबर 1/x इस इक्वेशन को जो कर्व फॉलो कर रहा है वही कर्व हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, है ना। तो मान लो 1/x का कर्व, 1/x² का कर्व, मान लो अब मुझे ये देखना है इसमें से कौन सा कर्व 1/x का है और कौन सा कर्व 1/x² का है। आप समझिएगा बात को। जैसे इस कॉमन पॉइंट की हम बात करते हैं, सोचो ये कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, ये कॉमन पॉइंट होगा 1,1। देखो x की वैल्यू अगर 1 आप यहां रखो तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, और x की वैल्यू 1 यहां रखो तो y की वैल्यू यहां पे भी 1 कितने मिलेगी, 1 मिलेगी। तो ये दोनों कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1,1 होंगे, है ना। अच्छा अब इन दोनों कर्व्स में से मेरे को देखना है कि y बराबर 1/x वाला कर्व कौन सा है और y बराबर 1/x² वाला कर्व कौन सा है। अच्छा एक बात समझो, सोचो अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो इस कर्व में मेरे को y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/2 मिलेगी। x बराबर 2 रखने पर y बराबर 1/x वाला कर्व मुझे क्या देगा, y की वैल्यू 1/2 देगा, और x बराबर 2 रखने पर y बराबर 1/x² वाला कर्व मुझे y की वैल्यू क्या देगा, 1/4 देगा। तो इसका मतलब जिस कर्व में x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू कम आ रही है वो कौन सा कर्व होगा, y बराबर 1/x² का कर्व होगा। समझो देखो x बराबर मैंने 2 रखा, देखो तो नीचे वाले कर्व में y की वैल्यू कम आ रही है, नीचे वाले कर्व में y की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, और ऊपर वाले कर्व में y की वैल्यू ज्यादा आ रही है। इसका मतलब ये ऊपर वाला जो कर्व होगा वो y बराबर 1/x का होगा और नीचे वाला कर्व y बराबर 1/x² का होगा। बेसिकली इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि y बराबर 1/x का कर्व कौन सा है और y बराबर 1/x² का कर्व कौन सा है।
है ना। देखिए और बातें अपन समझते हैं। जैसे मान लो यही दो इक्वेशन है, y बराबर 1/x और y बराबर 1/x²। और मान लो मेरे को ऐसे दो कर्व्स दे रखे हैं, एक कर्व मुझे इस तरह से दे रखा है और एक कर्व मेरे को ऐसा दे रखा है। इन दोनों कर्व्स में से मेरे को बताना है कि y बराबर 1/x वाला कर्व कौन सा है और y बराबर 1/x² वाला कर्व कौन सा है ना। इनमें से एक कर्व y बराबर 1/x का है और दूसरा कर्व y बराबर 1/x² का है। तो हमें बताना है कौन सा कर्व 1/x को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा कर्व 1/x² को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा वही होना चाहिए 1,1, क्योंकि ये दोनों कर्व्स एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स 1,1 होंगे। अच्छा अभी एक बात आप समझो, सोचो अगर मैं x की वैल्यू 1/2 रखूं, देखो इधर हम जा रहे हैं, मैंने x की वैल्यू 1/2 रखी, तो y बराबर 1/x वाला कर्व x बराबर 1/2 रखने पे y की वैल्यू 2 देगा और x की वैल्यू 1/2 रखने पर y बराबर 1/x² वाला जो कर्व होगा मुझे जो वैल्यू देगा वो किसके बराबर देगा, 4 के बराबर देगा, है ना। x की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। मतलब x बराबर 1/2 रखने पर जो कर्व मुझे y की ज्यादा वैल्यू दे रहा है वो किसका कर्व होगा, 1/x² वाला कर्व होगा। तो ये कौन सा कर्व हो गया हमारा, y बराबर 1/x², और ये कौन सा कर्व हो गया, y बराबर 1/x। समझिएगा बात को अच्छे से, x की वैल्यू 1/2 रखने पर इस y बराबर 1/x कर्व में y की वैल्यू 2 मिल रही है और x की वैल्यू 1/2 यहां रखने पर y की वैल्यू 4 मिल रही है। तो मतलब x बराबर 1/2 रखने पर जिस कर्व में y की वैल्यू ज्यादा मिलेगी वो किसका कर्व होगा, 1/x² का कर्व होगा। तो ज्यादा ऊपर वाले कर्व में मिल रही है तो ऊपर वाला कर्व कौन सा कर्व होगा, y बराबर 1/x² का कर्व होगा, है ना। तो बात को आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बेसिकली देखिए अगर इन दोनों कर्व्स को मैं एक साथ बनाऊं, देखो समझना बात को बहुत अच्छे से, आपको बहुत मजा आएगा अगर आपको चीज समझ में आएगी तो। देखो बेसिकली इस तरीके के कर्व्स हैं ये देखिए, ये किसका कर्व है, ये कर्व है y बराबर 1/x का और ये कर्व है y बराबर 1/x² का, है ना। ये देखिए ये वाला कर्व और ये कर्व किसका है, 1/x का। तो देखिए यहाँ पे ये ऊपर कौन सा कर्व हो गया, y बराबर 1/x² और यहाँ नीचे क्या आ गया, 1/x। बेसिकली यही चीज मैंने आपको पहले अलग अलग करके बताई थी कि जब हम कॉमन पॉइंट से इधर जा रहे हैं तो ऊपर कौन सा कर्व होगा, 1/x का कर्व होगा, नीचे होगा 1/x² का। लेकिन अगर 1 से कम वैल्यूज की बात करेंगे हम तो ऊपर कौन सा कर्व होगा, 1/x² का और नीचे कौन सा कर्व होगा, 1/x का। ये दोनों कर्व्स मैंने क्या किए, साथ साथ बना दिए, है ना। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इन चीजों में, क्योंकि एक्चुअली में इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा इससे रिलेटेड, इन कर्व से रिलेटेड, जहां पे आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये कर्व कौन सा है, ये कर्व कौन सा है। तो बिल्कुल अच्छे से आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा कर्व कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकता है। देखो बच्चों और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाता हूं जो फिजिक्स में यूज होंगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको सिखाया कि 1/x और 1/x² को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। देखो जैसे मान लो मेरे को एक कर्व ये दे रखा है p v की पावर 4/3 बराबर कांस्टेंट, एक कर्व मेरे को ये दे रखा है p v की पावर 7/5 बराबर कांस्टेंट, है ना। अच्छा अगर आप नोट करेंगे तो 4/3 जो होता है वो होता है 1.33 और 7/5 जो होता है हमारा वो होता है 1.4, है ना। तो देखिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, p बराबर c अपॉन v की पावर 4/3 और यहां से मैं लिख सकता हूं p बराबर c अपॉन v की पावर 7/5, है ना। तो ये वैल्यू है मेरी 1.33। देखिए मैं लिख भी देता हूं
इसको मैंने लिख दिया c अपॉन वी की पावर 1.33 और इसको मैंने लिख दिया c अपॉन वी की पावर 1.4। 7/5 इज 1.4, है ना। अच्छा, अब मान लो मैं आपसे ऐसे कहूं कि ऐसे दो कर्व्स हैं, देखो एक कर्व ये वाला और एक कर्व ये वाला, है ना। P और V के बीच में दो कर्व दे रखे हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन सा कर्व इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा कर्व इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, P बराबर C अपॉन वी की पावर 1.33 और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, P बराबर C अपॉन वी की पावर 1.4। तो देखो हमने क्या सीखा था कि ये कॉमन पॉइंट, अच्छा ये कॉमन पॉइंट सोचो कौन सा होगा, ये कॉमन पॉइंट होगा जब v की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर v की वैल्यू 1 है तो इस कर्व से और इस कर्व से दोनों से p की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी। p की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम। तो ये पॉइंट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, v बराबर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अच्छा हमने सीखा था जब हमने बात की थी y बराबर 1/x और y बराबर 1/x² की हमने बात की थी, तो हमने ये सीखा था कि नीचे वाला कर्व कौन सा होता है, y बराबर 1/x² वाला होता है और ऊपर वाला कर्व कौन सा होता है, 1/x वाला होता है। मतलब जिसमें x की पावर कम है वो कर्व हमारा ऊपर होगा। तो इसमें v की x की जगह v है तो हम कह सकते हैं ये कौन सा कर्व होगा, ये कर्व होगा हमारा pv की पावर 4/3 बराबर कांस्टेंट। समझिएगा बात को अच्छे से। यहां पर ये कर्व हमने y और x के बीच में बनाया था, अभी कर्व हम p और v के बीच में बना रहे हैं। तो हमने ये सीखा था जिसमें x की वैल्यू कम होगी वो कर्व ऊपर होगा। यहां पे x की जगह v है तो v की वैल्यू मतलब v की जो पावर है वो इसमें कम है। अगर v की पावर इसमें कम है तो ये कर्व कौन सा होगा, pv की पावर 4/3 और ये कौन सा कर्व होगा, pv की पावर 7/5 बराबर कांस्टेंट, है ना। बात को अच्छे से समझिएगा और सोचो अगर यही वाली चीज इस तरह से चलती, ऐसा आपको दे दिया जाता, एक कर्व आपको ऐसा दे दिया मान लो और एक कर्व आपको ऐसा दे दिया मान लो, ये दो कर्व भी इन्हीं दो इक्वेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो हमने सीखा था कि ये वाला जो कर्व हो जाएगा, ये वाला जो कर्व होगा हमारा, ये किसका कर्व होगा, pv की पावर 7/5 बराबर कांस्टेंट, ये कर्व होगा pv की पावर 4/3 बराबर कांस्टेंट, है ना। दोनों को एक साथ अगर हम बनाएं तो बेसिकली इस तरह का कर्व है, ये देखिए। है ना, ये कौन सा कर्व हो गया हमारा, pv की पावर 4/3 बराबर कांस्टेंट और ये कौन सा कर्व हो गया, pv की पावर 7/5 बराबर कांस्टेंट। तो चीजें आपको इस तरह से समझ में आनी चाहिए। ऐसे ये इक्वेशंस का यूज होगा बेसिकली जब आप चैप्टर पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, तब p और v के बीच में हमें डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स बनाने होते हैं। तो आप चीजों को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इनको एनालिसिस कीजिएगा, तब आपको चीजें समझने में मजा आएगा, है ना। अगर आपको स्लाइड सा भी अगर कंफ्यूजन है तो वापस इस लेक्चर को गो थ्रू कीजिए, इस लेक्चर को वापस देखिए, लेकिन इन चीजों में क्लैरिटी लाना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के सवाल, ग्राफ वाले सवाल बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ग्राफ्स वाले सवाल थोड़ी सी अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और थोड़ा बहुत आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है तो वो सवाल आपके गलत नहीं होंगे। तो इन चीजों को वापस गो थ्रू कीजिए, कर्व्स को बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिए कि pv की पावर 4/3 बराबर कांस्टेंट है तो कैसा आ रहा है, pv की पावर 7/5। आपको कंफ्यूजन है तो वैल्यूज आप पुटअप करो, उनको सॉल्व करो, लेकिन इनमें क्लैरिटी लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।